नमस्कार। आपकी क्लास चल रही थी बहुपद, जिसमें हमने 3.5 के क्वेश्चन किए थे। अब 3.5 में हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, जिसमें समीकरण दी गई है x² + 5kx + 16 बराबर 0। आपको बोला है k के किस मान के लिए, इसमें जो k आया है ना, इसका मान क्या होगा, किस मान के लिए इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक नहीं है। यानी मूल है वो क्या है, वास्तविक नहीं। तो मूल वास्तविक नहीं का मतलब है काल्पनिक है। और काल्पनिक मूल कब होते हैं, जब d <0 होता है। ठीक है, 3 बातें पढ़ी थी हमने। d < 0 तो मूल वास्तविक होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर d बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और d < 0 है, 0 से छोटा है यानी माइनस का है, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे यानी वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें जो मानक रूप क्या था अपना, ax² + bx + c बराबर 0, ये मानक रूप है समीकरण, द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो इस मानक रूप से तुलना करो तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, तो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 16। b का मान है 5k भी है साथ में, और k का मान भी हमें पूछा है। तो काल्पनिक मूल कैसे है, मूल है काल्पनिक। और काल्पनिक के लिए क्या आता है, काल्पनिक के लिए आता है d < 0। और d क्या होता है, b² विविक्त कर v² - 4ac < 0। b कौन है, 5k, इसका होल स्क्वायर 4 गुणा a का मान 1 और c का मान 16 < 0। तो 5k का स्क्वायर क्या हो गया 25k², और ये क्या हो गया 64। ठीक है, अब मैं माइनस का जो 64 है उधर जाएगा तो क्या होगा 25k² < 64, और k² क्या आ जाएगा 64/25। ठीक है, अब ये साइन बराबर की तरह ही है, लेकिन बराबर में क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। इसमें ये k² है वो इससे छोटा है, तो अब क्या वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे इसका वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा +- क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें नहीं पता है कि k माइनस का है या प्लस का है, क्योंकि स्क्वायर होने पर संख्या माइनस की भी प्लस बनती है, प्लस की भी प्लस बनती है। और ये आ जाएगा आपका, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 8, और 25 का कितना आ जाएगा 5। मतलब हमने इसका क्या ले लिया था, वर्गमूल ले लिया था। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बोले 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ±4। अगर बोले 4 का स्क्वायर तो इसका आंसर होगा केवल 4, क्योंकि स्क्वायर आने पर द्विघात 2 मूल होंगे। यानी हमें नहीं पता कि +4 है या -4 है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है यानी पॉजिटिव नंबर है, तो इसका तो जो वर्गमूल है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इतनी बात सबके क्लियर है। यहाँ पर k का मान ये आ रहा है। अब मैं क्या लूँगा, 2 साइन, एक बार लूँगा +k < 8/5 और दूसरा लूँगा -k < 8/5। तो इस बात से आप क्या समझे कि जो +k है तो जो k है वो 8/5 से छोटा है। अब ये -k है तो माइनस को उधर ले जाएंगे। जब भी माइनस का साइन उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा तो ये जो चिन्ह है, इनक्वालिटी है, वो बदल जाती है। ये ऐसे हो जाएगा -8/5। तो इसे हम क्या समझे कि जो k का मान है वो 8/5 से तो छोटा है, लेकिन -8/5 से बड़ा होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k का मान है वो -8/5 से तो बड़ा है और 8/5 से छोटा है। तो यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है, अगर लाइन की बात करें, संख्या रेखा की, तो उसमें जो -8/5 इधर आएगा और +8/5 इधर आएगा। ठीक है, तो k का मान कहाँ आएगा, इसके बीच आएगा, इसे बाहर नहीं हो सकता, न ये मान हो सकते हैं। मतलब इसे -8/5 से बड़ा और 8/5 से छोटा होगा, तभी ये समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया है कि ये कोई द्विघात समीकरण दे दी और इसके मूल है वो वास्तविक और बराबर हैं, और आपको सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करना है, आपको ये संख्या लेके आनी है। तो आपको शर्त ये दी है कि जो मूल है वास्तविक है और बराबर है। ये मूल वास्तविक बराबर कब होते हैं? जब d बराबर 0 होता है, यानी विभक्त कर क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इसकी मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप क्या है? ax² bx + c बराबर 0, यही मानक रूप है द्विघात समीकरण का। ठीक है, इसे तुलना करेंगे तो a का मान कितना है? b - c, यानी x²। अब a की जगह कितना है? देखो ये b की जगह ऐसे ही b का मान कितना है? c - a, ऐसे ही c का मान कितना है? ये पूरा c का मान है a - b। अब मूल कैसे हैं? मूल है वास्तविक व बराबर। मूल वास्तविक व बराबर है तो d क्या होगा? 0 के बराबर। तो आपका जो b² - 4ac बराबर 0, तो b का मान रख देते हैं। b का मान कितना है? c - a का होल स्क्वायर। 4 गुणा a का मान कितना है? b - c गुणा c का मान कितना है? a - b। सब कोष्टक में आएंगे। अब ये तीनों संख्या गुणा में है। अब इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा। तो क्या आएगा? c² + a² - 2ca। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। पहले 4 से इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो ये अंदर आ जाएगा 4b। केवल 4 से किया, चिन्ह मैंने बाहर ही रखा है। 4b - 4c और a - b बराबर 0। ठीक है, अब इन चारों को और गुणा करेंगे, तो यहाँ तो आ गया आपका c² + a² - 2ca। ठीक है, अब मैं ये माइनस तो बाहर ही रखता हूँ और इनको गुणा करता हूँ अंदर। पहले 4b की बारी, तो 4b को a से गुणा करेंगे तो आएगा 4b गुणा a, 4ba, या a भी लिख सकते हो। फिर 4b को b से गुणा करूँगा तो आएगा -4b गुणा b, b²। ठीक है, अब -4c की बारी। -4c को a से गुणा किया तो आएगा -4ca। -4c को -b से गुणा करना है, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4c गुणा b, 4cb। ये आ गया, बराबर में क्या आ गया? 0। अब ये भी कोष्टक खोल लेंगे, तो c² + a² - 2ca। अब ये कोष्टक खोलेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। बराबर क्या है? 0। अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। पहले a² देखेंगे, फिर b² देखेंगे, फिर c² देखेंगे। तो हमारे पास a² है 1, a², फिर c² है, b तो है नहीं, c²। अब क्या देखें? अब a हो गया, c हो गया, अब ac। अब ac देख लेते हैं, कोई भी देख लो आप क्रम से। ac, तो यहाँ 2ca का दो या ac का दो, बात एक ही है, ca या ac। 2ca और 4ca कितने हो गए? -2 +4 +2ca। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ba की बारी आती है। 4ba माइनस का, और कहीं है क्या? 4ba, तो -4ba। ठीक है, अच्छा ये b² मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर, चलो वो यहाँ लिख लेंगे, +4b² और फिर बच गया -4cb बराबर 0। ठीक है, हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ देखा कि इसमें फॉर्मूला लग रहा है a² + c² + 2ab, मतलब ab वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा a + c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों संख्या माइनस की है, इसे मैं पीछे रख देता हूँ। -4ba - 4cb। ठीक है, और इसे लास्ट में रख देता हूँ 4b² बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया? चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इसे वापस लिख लेते हैं। a + c का होल स्क्वायर -4ba - 4cb + 4b² बराबर 0।
ये तो हो गया। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो a प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें देखो 4 कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो मैंने -4b कॉमन लिया, तो -4b तो बचा क्या a, यहाँ -4b कॉमन लिया तो बचा क्या c प्लस का। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ये पुनः एक सर्वसमीका बन गई, यानी ये a का मान है a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, यहाँ 2ab। ठीक है, देखिए a प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2b, ठीक है, और a प्लस सी प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखें तो ये सर्वसमीका बन गई। जैसे मैं एक्स वाई में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसकी सर्वसमीका है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही तो है, यही तो सर्वसमीका बन रही है। तो x का मान a प्लस सी है, y का मान 2b है। ठीक है, 2xy सेम बन रहा है, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ a प्लस सी माइनस 2b इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो दोनों तरफ रूट लग जाएगा ऐसे, तो 0 का वर्गमूल 0 और इसका क्या आ जाएगा a प्लस सी माइनस 2b। ठीक है, अब ये 2b उधर चला जाएगा तो a प्लस सी बराबर 2b। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2b इधर और वो उधर, तो 2b बराबर a प्लस सी, तो ये हमारी बात सिद्ध हो गई, सिद्ध। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था और इसी के साथ ये 3.5 आपकी ख़त्म हो गई। चलिए आगे जो 3.6 है उसमें हमें बीजीय व्यंजकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने, आपको संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ तो समझ आते ही हैं। एलसीएम क्या होगा, जो बीजीय व्यंजक या बहुपद होगा उसके अभाज्य गुणनखंडों की सबसे जो बड़ी घातें हैं, सबसे बड़ी घातों का वाले पदों का गुणनफल। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, अभाज्य जो बहुपद है उसके उभयनिष्ठ, ये चीज़ ध्यान रखना, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल है वो क्या होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, देखिए एक होता है गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा जैसे 18 है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका 2 गुणा 3 ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको सबको निकालना आता है ऐसे 18 का, यही अभाज्य गुणनखंड है। और गुणनखंड क्या होता है, अब 18 के गुणनखंड कई होते हैं, जैसे 18 को हम 1 गुणा 18, तो 1 और 18 गुणनखंड है। इसको 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, ये भी गुणनखंड है। 3 गुणा 6 लिख सकते हैं, ये भी गुणनखंड है। तो 18 के जो गुणनखंड है वो क्या क्या आ गए, 1 2 3 6 9 और 18, ये सारे इस 18 के क्या हो गए गुणनखंड। अरे ये 2 3 3 ये जो इनको कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये संख्याएं अभाज्य है, लेकिन इसमें अभाज्य और भाज्य दोनों प्रकार की संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम जो बहुपद है उनमें कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो जो एलसीएम है वो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, और उभय इसमें क्या होगा बहुपद के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। ठीक है, इसी क्रम में जो 3.6 उसका पहला क्वेश्चन एलसीएम पर आधारित है। आपको पूछा है कि इसके जो बहुपद है उनके लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने। तो मैं एक बार पहला क्वेश्चन लेता हूँ। क्या दिया है आपको, 24x² और 27x⁴ y⁴ और z⁴ यह आपको एक क्वेश्चन दिया गया है।
तो इसमें हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो मैं पहले अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, जैसे 24x² y और z, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। पहले हमें एक संख्या का करना है। 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। तो 24 के क्या क्या होंगे, 2 2 2 2 और 3। तो 2 2 2 3 बार है तो मैं 2 की घात 3 लिख देता हूँ, और 3 एक बार है तो 3 की घात 1 लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। ये चर राशियाँ हैं तो इनको मैं सीधा ऐसे ही लिखूँगा, x² गुणा y गुणा z। तो ये 24x² yz का क्या हो गया, गुणनखंड। अब दूसरी संख्या जो हमें दी है, वो पद दिया है, वो क्या है, 27 x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2, ये दिया है। तो 27 का आपको पता ही है क्या होता है, 3 का भाग जाएगा 9 बार, 3 का भाग 3, 3 का भाग 1, यानी 3 की घात 3। 27 का क्या हो गया, 3 की घात 3, x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं एलसीएम की। अब इसका एलसीएम किस प्रकार लें, ठीक है। तो एलसीएम में क्या है, अभाज्य गुणनखंड और सबसे बड़ी घातों वाले सभी पदों का गुणनफल करना है हमें। तो चलिए अब जितनी भी संख्या है सबसे स्टार्ट करते हैं। पहले 2 की बारी, 2 की बड़ी घात 3 है, और कहीं बड़ी घात है क्या, नहीं है। तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। अब संख्या में 3 की बारी आती है, तो 3 की यहाँ कितनी घात है, 1, और यहाँ कितनी घात है, 3। तो बड़ी घात 3 है तो ये लेंगे, 3 की घात 3, 3 की बारी खत्म। अब बात करते हैं एक्स की। एक्स की बड़ी घात 2 है यहाँ पर 4 है, तो हमें बड़ी लेनी है, एक्स की घात 4। अब बात करते हैं वाई की, 1 है 2 है, तो बड़ी कितनी है, 2। जेड की यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें बड़ी घात लेनी है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की घात 3 27, ठीक है। और ये आपका साथ में लिख देंगे x की घात 4 y² z की घात 2। अब इनको और गुणा कर लेंगे, 7 56 5 16 5 21 216, और फिर साथ में x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2। यह आपका क्या आ गया, एलसीएम आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी सबके कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका था 3.6 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और ले लेता हूँ मैं इसमें एलसीएम वाले में, उसके बाद हम एचसीएफ की बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले क्वेश्चन का पहला हो गया, अब दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरे में 2 संख्या दी हुई है, x² - 3x + 2 और x की घात 4 प्लस x की घात 3 - 6x²। ये 2 संख्या हमें दी गई है। तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आपको सिखाया हुआ है, द्विघात समीकरण है। तो x² - 3x + 2 इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। गुणनखंड आप रफ कॉपी में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, x² - 3x + 2 = 0, ठीक है, बराबर 0 रख दिया। आप गुणनखंड करते हैं, बाहर वाली संख्या को गुणा किया तब 2 आया, अंदर -3 है। 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 2, जोड़ने पर 3 आए, तो -1 और -2 होंगे, जोड़ने पर -3, गुणा करने पर माइनस प्लस 1 गुणा 2 2। तो x² तो यहाँ लिख देंगे -1x - 2x + 2 = 0। तो इसमें क्या कॉमन आया, x कॉमन आ गया, बाहर आ गया, x - 1 यहाँ बचा 1, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, -2, तो यहाँ पर x बचा और माइनस बाहर गया तो माइनस आ जाएगा इधर, और 1 2 बार चला गया, बराबर 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x - 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x और इधर बचा 2 बराबर 0। तो अब बराबर 0 हटा देंगे, यही अपना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो इस संख्या का क्या आया, x - 1 x - 2। आप चाहो तो ये काम कॉपी में भी कर सकते हो और रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये काम रफ में किया। अब जो अगली संख्या है अपनी, x की घात 4 प्लस x की घात 3 - 6x², इसका जो अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे।
तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार x की घात 4 x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर, इसको मैं बराबर 0 मान लेता हूँ। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है पहले तो वो देखो, x की घात 2 सभी में कॉमन आ रही है, तो मैं x की घात 2 बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ बचा x की घात 2, यहाँ 2 बाहर गई तो 1x, यहाँ बचा केवल 6 बराबर क्या है 0। तो अब इसमें दो गुणनखंड हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसका गुणनखंड और करना है वापस, तो बाकी संख्या को मैं मिटा देता हूँ। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो वैसे ही तो बाहर वाली संख्या को गुणा किया तो माइनस का 6 और बीच में क्या है प्लस का 1, एक के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 1 आए, गुणा करने पर माइनस का 6 आए। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 और माइनस 2, 3 में से 2 गया 1 आ रहा है, 3 गुणा 2 6 आ रहा है, माइनस प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, ये टुकड़े हो गए। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें दो दो जोड़े बनाए, कॉमन क्या आ रहा है x और यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या आ गया 3 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें इस पूरी में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 2 बराबर 0। बराबर 0 को छोड़ देंगे, ये अपने गुणनखंड और आ गए, क्या क्या आ गए x प्लस 3 और x माइनस 2। आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड किस प्रकार करने हैं। अगर घात सब में कॉमन है तो पहले वो कॉमन लीजिए, उसके बाद गुणनखंड कीजिए। तो अपना अब एलसीएम चाहिए हमें, तो एलसीएम क्या है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो यहाँ पर x से स्टार्ट करते हैं, तो x की बड़ी घात 2 है, यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो x की बड़ी घात है 2। अब बात करते हैं x प्लस 1 की, यहाँ घात कितनी है x प्लस 1 की, 1 और कहीं है क्या, नहीं है, तो यही बड़ी है x माइनस 1। अब बात करते हैं x माइनस 2 की, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, दोनों बराबर है, तो हम 1 ही ले लेंगे, x माइनस 2 की घात 1। अब यहाँ x प्लस 3 भी 1 ही है, x प्लस 3 की घात 1। घातें लिखना ज़रूरी नहीं, यही आपका क्या हो गया एलसीएम। अब इसे चाहो तो हल करके लिख सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एक क्वेश्चन। इसमें पहले का मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया आपको, पहला और दूसरा। अब एक 5वां क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना हो जाएंगे। ठीक है, पहले का 5वां, ये पहला क्वेश्चन है। पहले का 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 दो संख्या है 18 6x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या दी हुई है 45 25x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 माइनस x की घात 4। ये दो संख्या दी हुई है। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो पहले रफ में हल कर लेते हैं। तो पहले 18 दिया हुआ है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 9 3 3 1, तो 2 की घात 1 और 3 की घात 2, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, 18 के हो गए। अब जो बीच में जो संख्या है आगे वाली, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस x स्क्वायर। पहले इसमें देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है x की घात 2 कॉमन आ रही है सब में, तो x की घात 2 मैंने बाहर ले ली, तो क्या बच गया 6x की घात 2 2x और 1, ये बच गई। तो ये भी एक गुणनखंड आ गया x की घात 2। अब क्या बच गया, अब जो ये कोष्ठक में संख्या बची है ये बच गई, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, ये द्विघात समीकरण हो गई, तो बराबर 0 लगा देंगे। अब बाहर वाली संख्या को गुणा किया तो माइनस का 6, अंदर है 1, टुकड़े बताओ, माइनस का 3 और प्लस का 2, सॉरी प्लस का 3 और माइनस का 2, जोड़ने पर 1 आ रहा है, गुणा करने पर माइनस का 6 आ रहा है। तो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो x प्लस 1, इनमें क्या कॉमन आ रहा है माइनस 1, 3x आ रहा है, 2x बचेगा इधर, इसमें कॉमन माइनस 1 आ रहा है, तो 2x प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो प्लस की बचेगी दोनों। ठीक है, अब पूरी में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये भी एक
दो गुणनखंड और आ गए तो यहाँ लिख देंगे। एक तो आ गया 2x प्लस 1 और एक आ गया 3x माइनस 1। ठीक है, चलो पहली संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब दूसरी संख्या की बारी। तो दूसरी संख्या में देखो पहले 45 का करेंगे। तो 45 क्या होता है, 3 का भाग जाएगा इसमें, 1 3 3 5 3 15, फिर 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, 45 हो गया। अब जो दूसरी संख्या कौन सी है, ये वाली, इसका करेंगे तो 25x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। पहले इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x की घात 4 सभी में है, तो x की घात 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 25x की घात 2, 3x की घात यहाँ क्या बच जाएगी, 4 कॉमन आ गई तो 1, यानी x ही लिखेंगे, प्लस यहाँ बाहर चली गई तो 1। तो एक गुणनखंड आ गया आपका x की घात 4। ठीक है, अब जो ये कोष्टक में संख्या आई है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपकी एक द्विघात समीकरण है। तो बाहर वाले पदों का गुणनफल क्या आ रहा है, 25, अंदर कितना है 3। 3 कैसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 25 आए और जोड़ने पर 3 आए। ठीक है, इसमें क्या है कि बुक में 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये 2 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, बाकी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2x², बाहर वाली संख्या को गुणा किया तो कितना आया 2। तो अंदर 3 कैसे टुकड़े करने हैं, तो 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो x प्लस 1, इसमें कॉमन आ रहा है 1, x प्लस 1, तो पूरी में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये आपके गुणनखंड हो गए। x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी के। तो ये मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब जो हमें लेना है LCM, तो LCM क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। ठीक है, तो इसका LCM क्या आएगा, चलो देखते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की बारी 2 एक ही है, 2 की घात 1, फिर 3 की बारी 2, यहाँ 2 दोनों में बराबर है तो कोई भी ले लो। 5 एक ही है। अब x की घात 2 और x की घात 4, बड़ी कौन सी x की घात है 4। अब x प्लस 1 की बारी, तो यहाँ एक ही है, x प्लस 1। अब कोई भी ले लो, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, दोनों में एक ही घात है, एक ही बार लेनी है। अब ये बच गया 3x माइनस 1, छोड़ना एक भी पद नहीं है इसमें। इसको हल कर लेते हैं तो ये हो गया 6 पंजा 6, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंजो 90, ये 90 आ गया पूरा गुणा करने पर। 3 की घात 2 9 हो गई। यहाँ पर क्या आएगा x की घात 4, 90 गुणा x की घात 4 गुणा x प्लस 1, 2x प्लस 1, 3x माइनस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड को भी साथ में लिख सकते हो ताकि क्वेश्चन छोटा न लगे। ठीक है, ये आपका HCF अब बात करेंगे महत्तम समापवर्तक की। महत्तम समापवर्तक में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं उसका पहला क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है a की घात 3, b की घात 4, a b की घात 5, a स्क्वायर b की घात 8। ठीक है, अच्छा आपको एक 3 संख्या वाला और बता देता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं है, 3 संख्या वाला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, LCM है ना, LCM में 3 संख्या वाला क्वेश्चन भी एक है, आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पहले का। ठीक है, एक तो दिया है आपको x² माइनस 1, एक दिया है आपको x² प्लस 1 गुणा x प्लस 1। ठीक है, ये संख्याएँ दे रखी है व्यंजक, और एक दिया x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखो, ये तो फॉर्मूला है, एक का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड किया हुआ ये है x² प्लस 1 और x प्लस 1, इसका करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा,
ठीक है। इसमें द्विघात समीकरण बन रही है, मूल अभाज्य गुणनखंड इसको यही मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। चलिए अब एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम देखो शुरुआत किससे करें, कोई भी संख्या x माइनस 1 से है तो कहीं और है क्या, नहीं है, x माइनस 1, x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बड़ी घात तो यही है x प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये भी एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया इसका, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर आप चाहो तो इससे आगे और हल कर सकते हो। देखो ये वापस फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करते नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये भी वापस फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको अगर ए माने तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर क्या 4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर। आप अगर ये आंसर लिखते हो तो भी सही है, ये लिखते हो तो भी सही है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एचसीएफ की, महत्तम समापवर्तक की। तो इसमें कुछ नहीं है, उभयनिष्ठ घातों का क्या लेना है, छोटी घातों का गुणनफल। तो पहली संख्या क्या है, a की घात 3 b की घात 4। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो a की घात 3 गुणा b की घात 4 आएगी, a b की घात 5 का क्या आ जाएगा, a गुणा b की घात 5। फिर a स्क्वायर b की घात 8 का क्या आ जाएगा, a स्क्वायर गुणा b की घात 8। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या, उभयनिष्ठ होनी जरूरी है और छोटी होनी ज़रूरी है। तो पहले ए की बात करते हैं, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, सभी में है ए। ठीक है भाई, ए तो आएगा। अब छोटी घात कौन सी है, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, छोटी 1 है। ठीक है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी है, तीनों में है बी, तो बी लेनी है, बी की छोटी घात कितनी है 4। तो आंसर आ गया ए बी की घात 4। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। अगला क्वेश्चन कौन सा लें, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं एक बार। चलिए 2 ले लेता हूँ मैं। 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरी संख्या है 48x की घात 4 z। ये दो संख्या है। ठीक है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 16 होता है 2 की घात 4 एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर। 48 का क्या होगा, 48 का अभाज्य गुणनखंड 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। तो 2 की घात 4 और 3 की घात 1, x की घात 4 z की घात 1। ठीक है, आपको ये समझ में तो आ गया होगा ना, अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार किया जाता है। अब हमें लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ उभयनिष्ठ होना ज़रूरी है पहले तो, फिर न्यूनतम घात होनी ज़रूरी है। तो उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में दोनों की घात 4 ही है, छोटी या बड़ी कह दो, 4 ही है। अब बात 3 की, तो 3 तो इसमें तो है ही नहीं, तो 3 को छोड़ देंगे। अब x की, तो x इसमें दोनों में है, तो छोटी घात कितनी है 2। y की, तो y दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे। z भी दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे, तो इतना ही आएगा। तो 2 की घात 4 कितने हो गया 16 और x की घात 2, जो 16x स्क्वायर आपका क्या हो गया एचसीएफ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसमें और क्वेश्चन है वो आप ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 3 नंबर ले लेता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन में देखो 3 संख्याएं दी गई है। एक दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, दूसरी संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, अगली संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये 3 संख्या है। ठीक है, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सारी क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो 12 वाली संख्या को गुणा किया, 12 बीच में कितना है 7, 7 के टुकड़े 3 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, इसमें से x कॉमन आ रहा है x माइनस 3 और इसमें से 4 कॉमन आ रहा है x माइनस 3, माइनस कॉमन ले लिया, तो
तो x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 4। तो ये x माइनस 3 और x माइनस 4 इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 4। ऐसे ही इसका आ जाएगा, इसका कितना है 21 आ रहा है। ठीक है, और 7 और 3 हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सेम यही है। तो इसके हो जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 7। ठीक है, इसमें 15, 5 3 15 होता है, तो 2 के क्या टुकड़े आ जाएंगे 5x, और इसमें देखो इसमें आ जाएंगे 5x और 3x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 और x माइनस 3, x प्लस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें लेना है HCF। तो HCF की क्या विशेषता है कि एक तो उभयनिष्ठ होना जरूरी है और एक कॉम और छोटी घात होनी है। तो x माइनस 3 देखो सभी में है। ठीक है, HCF x माइनस 3 सभी में है, तो एक तो x माइनस 3 आ जाएगा, छोटी घात सब में एक ही है, और x माइनस 4 बाकी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये एक ही उभयनिष्ठ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि जो बीजीय व्यंजक है उनका HCF और LCM किस प्रकार लिया जाता है। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। अगर बड़ी घात कॉमन आ रही है तो पहले कॉमन लेना, तो एक गुणनखंड वो हो जाएगा। पीछे जो द्विघात समीकरण बचेगी उसको आप हल करके बाकी गुणनखंड निकाल लेना। ठीक है।